बच्चे, बेटियां और पत्रकार बंधु, आज इस दिवस पर मैं अपनी ओर से और वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश की ओर से आज सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हेल्पेज इंडिया के उन सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया और हम सबको एक साथ एकत्र होने का मौका दिया। आज का विषय जो महिलाओं के विषय में रिपोर्ट पेश हुई उसके विषय में तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। महिलाओं के विषय में जो मेरे विचार हैं वो जननी है, उसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। उसके कई रूप हैं और पुरुष को संभालने के लिए बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, मां के रूप में, देवी बनकर वो पुरुष के लिए ईश्वर ने उसको भेजा है और मैं उसके सामने नतमस्तक हूं। हमारा जो वैदिक इतिहास है वो भी हमारे हर देवता, हर ईश्वर के सामने पहले उनकी अर्धांगिनी, राम के पहले सीताराम, कृष्ण के पहले राधा कृष्ण और शिव के पहले उमा महेश्वर। तो उनके विषय में कुछ ज्यादा नहीं कहना है मुझे, बस केवल उनको मैं नमन करता हूं और उनको अपना आधार मानता हूं। एक छोटी सी बात, एक पुत्री की और पिता की। पुत्री ने अपने पिता से कहा कि पापा ये क्या है, जब देखो तो भैया की उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो जो चाहे वो करे और मेरे ऊपर हमेशा अंकुश लगाया आप, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं पहनना। तो बहुत छोटा सा जवाब पिता ने दिया, बेटा ऐसा है कि तुम्हारा भैया जो है ये लोहा है और तुम हीरा हो। लोहा कहीं पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके रखवाली की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हीरा अगर हाथ से गिर गया तो टूट जाएगा और इसके मूल्य का तो अंदाजा ही नहीं है, इसलिए उसकी हिफाजत भी करनी है, इसलिए कि हीरा तो अमूल्य है। इसलिए नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा शास्त्र मत है। मैं विषय पे आता हूं। आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। दुर्व्यवहार शब्द और बुजुर्ग इस देश की संस्कृति से कोई मैच नहीं है, लेकिन है, हम उसको इनकार भी नहीं कर सकते, उसे मना भी नहीं कर सकते। इस नैतिक पतन के कुछ चरण हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। ऐसा जो बुजुर्ग दुर्व्यवहार की बात हम आज करते हैं वो एक दिन में नहीं आया ऐसा। पहला, हम शास्त्रमत, शास्त्र सिद्धांत या वैदिक सिद्धांत भी उसे कह सकते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम विद्योपसोपिना सेविना चत्वारितश्च वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द, सबसे पहला गुरु हमारे जीवन का माता पिता है। उस गुरु को हमने देव रूप में माना है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर माना है। यह वैदिक मत था और उस समय पुत्र को समझाना नहीं पड़ता था, कहना नहीं पड़ता था, पिता को कुछ बताना नहीं पड़ता था, वो पिता की बात को इशारों पे ही समझ जाता था और उसकी आज्ञा का पालन कर लेता था। राम हमारे इसके सबसे बड़े उदाहरण। थोड़ा सा युग परिवर्तन हुआ और एक नया सिद्धांत आया, आदेश आधारित सिद्धांत, इंस्ट्रक्शनल बेस्ड थ्योरी।
ये उसके बाद आई जिसमें पिता इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है, और बालक, पिता माता आदेश देंगे तो बालक उसका अनुपालन कर देगा बिना किसी हिचके। ये इंस्ट्रक्शनल बेस्ड थ्योरी है या आदेश आधारित सिद्धांत। और समय नीचे उतरा। हमारी दूसरी थ्योरी जो थी वो डिस्कशन बेस्ड थ्योरी है, यानी विचार विमर्श का सिद्धांत। अब यहां वो आदेश दिया और पालन करने वाली बात नहीं रही, यहां विचार विमर्श आ गया। हम बात डिस्कशन पे ले आए, बात पिता ने कही तो उसका डिस्कशन होना ही चाहिए, लेकिन कुछ स्थिति नियंत्रित रही और कह दिया गया कि ठीक है पापा, यद्यपि मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं इसको मान लेता हूं। अगली आई डिबेट थ्योरी, बहस होने लगी। उसके बाद डिनाई थ्योरी जो आज चल रही है, नकारात्मक सवाल, सीधा सीधा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। ये निरंतर सिद्धांतों में परिवर्तन होता गया और आज हम इस स्थिति पर हैं और ये हम सब इसके बराबर के दोषी हैं। हम किसी एक पर दोष नहीं दे सकते। किस पीढ़ी ने ऐसा किया ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए कि निरंतर इसमें नैतिकता का पतन हुआ, समाज का पतन हुआ और आज की स्थिति नकारात्मक स्थिति पर पहुंच गई। बेटा सीधा मना करता है मुझे नहीं करना आपकी बात नहीं माननी, यह स्थिति आ गई और इसीलिए आज समाज इस दुर्व्यवहार की स्थिति पर आ गया, समाज टूटने लगा। इसको और बहुत लंबा विषय है, इस पर ज्यादा चर्चा न करके, क्योंकि दो बिंदु और है मेरे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर मैं मंच से भी अनुरोध करना चाहूंगा आगे। कारण और निवारण शब्द के साथ मैं अपनी बात इस बिंदु को खत्म करता हूं। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन निवारण के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे विचार हैं वो है ज्ञान। ज्ञान का अभाव, और उसके विषय में भी इतना कहना चाहूंगा कि हमने जो वैदिक शास्त्र में थोड़ा बहुत देखा, विद्या और शिक्षा दो शब्द देखे अलग अलग। मैं उस पर भी गहराई पे नहीं जाऊंगा, लेकिन विद्या और शिक्षा में बहुत अंतर है। विद्या आपको पूर्ण विकसित, आप एक इंसान बना करके समाज में एक व्यक्ति को तैयार करती है। वो आध्यात्म से लेकर सामाजिक स्थिति तक आपको लाती है। शिक्षा केवल आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के ज्ञान देती है। मैं वैदिक शिक्षा की बात, वैदिक विद्या की बात करूंगा। और क्योंकि आज हमारे बीच विश्वविद्यालय के मूर्धन्य मौजूद हैं, मैं अपने पूरे देश से शिक्षा के जो मूर्धन्य हैं उनसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो दो अलग अलग हिस्सों पर। पहला हिस्सा तो यह है कि हमारे जो यंग्स हैं उनको ये बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा और उसके लिए तुम्हें किस तरह से तैयार होना है। इसका भी एक चैप्टर हमारे इसमें होना आवश्यक है, ताकि वो अपनी जवानी के समय में ही बुढ़ापे की अपनी तैयारियां पूरी करें। दूसरा इसी से जुड़ा, हमारे यंग्स अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। क्यों? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। उनकी आयु बढ़ती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है अगर आप बड़ों का सम्मान करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। और ये हमारी नैतिक शिक्षा के सिलेबस में इसको जुड़ना चाहिए और यह शिक्षा जगत को इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। तभी हम जो 5 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से नैतिकता का पतन हमारा हुआ क्रमशः, उसको अब उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब समाज जागरूक हो रहा है। अगले भाग में मैं चर्चा करूंगा सरकार के कार्यों की। 2000 जैसा भी A.K. सिंह साहब ने भी बताया और हमारे प्रोफेसर अनूप जी ने भी बताया, भारत ने जो बुजुर्गों के लिए एक्ट बना 2007 में आया,
2012 में यूपी गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट किया, 2014 में उसकी नियमावली बनाई गई और 2016 में उसके संबंध में एक विस्तार से नीति बनाई गई। उसके लिए मैं हेल्पेज इंडिया के निदेशक AK सिंह साहब को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने उस नीति को बनाने में जो सहयोग दिया वो अकथनीय है और पूरी की पूरी जो उन्होंने नीति बनाई, जो उन्होंने ड्राफ्ट किया, वही नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट कर ली और आज वो समाज कल्याण विभाग के साथ हमारे बीच है। लेकिन बहुत छोटे शब्दों में और विशेष रूप से मैं मैडम मंडलायुक्त का ध्यान आकर्षण चाहूंगा। जो एक्ट, जो नियमावली, जो नीति हमारी बनी, उसके विषय में ना तो हमारे वरिष्ठ नागरिक जानते हैं और ना ही हमारा शासन के वो विभाग जानते हैं जिनको इसमें काम करना। मतलब दोनों पक्ष अनभिज्ञ हैं कि सीनियर सिटीजन्स को क्या फैसिलिटीज शासन ने दी हैं और सरकारी विभागों को क्या करना है उन सीनियर सिटीजन्स को। दोनों बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। 5% की नॉलेज होगी, मैं नहीं कह सकता इससे ज्यादा। 14 विभाग हैं। हमने बहुत विस्तार से उस जो नीति है उसको पॉइंट वाइज अलग अलग उसका बाइफर्केशन करके समाज कल्याण विभाग को, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग जी को, सभी को दे दिया है और उस पर कार्य कर रहे हैं। हम इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन जिस गति से इन दिनों में कार्य होना चाहिए था, आपने वो टेन्योर देखा 2007, 2012, 2014, 2016 और आज 23 है। 23 तक हम ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में कोई भी उस नीति से पूरी तरह से जानकार उसका नहीं। मुख्य रूप से मैडम 4 समस्याएं हम सीनियर सिटीजन्स की हैं। वैसे तो बड़ी लंबी है, लेकिन जो जिन पर विशेष कार्य की आवश्यकता है, 4 समस्याएं हैं। सुरक्षा सबसे प्रमुख बिंदु सुरक्षा का है और सुरक्षा के विषय में जो दुर्व्यवहार है वो घर से ही शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली सुरक्षा तो घर से ही, घर के अंदर ही। फिर बाहर के बदमाशों से सुरक्षा है, सड़क पर निकलने पर सुरक्षा की आवश्यकता है। बड़ा लंबा विषय है, लेकिन सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और जिसमें 2 स्तर पर जिलों में, हमारे 75 जिलों में हमारे जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी दोनों लेवल पर इस सुरक्षा के बिंदु पर कार्य किया जाना है। मैडम चूंकि एक मंडल को देख रही हैं, अपने जिलों में यह संवेदनशीलता हमारे ऊपर आभार होगा अगर वो बढ़ाएंगे कि वहां के पुलिस कप्तान, जिलाधिकारी महोदय, वो सब इस विषय को गंभीरता से लें और सुरक्षा के सारे बिंदु जो नीति में निर्देशित किए गए हैं उनका अनुपालन हो, ये हमारा सौभाग्य होगा। चिकित्सा दूसरा बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण ही बिंदु मैं ले रहा हूं क्योंकि समय कम है। चिकित्सा में ठीक है, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था सब कुछ कर दी है आपने, लेकिन क्या हम वहां लाइन लगा के खड़े हो पाएंगे? क्या हम पर्चा बनवा पाएंगे? क्या हम डॉक्टर को दिखा पाएंगे लाइन में लग करके? कौन सा काम हम कर सकते हैं अस्पताल में जाकर? मैंने उसमें एक बिंदु रखा था कि जो लोग सक्षम है जा सकते हैं। एक और बहुत पहले लोहिया हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर पंत मरहूम, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनको अपनी मीटिंग में बुला करके अनुरोध किया था हमने कि सीनियर सिटीजन्स के लिए आप कुछ करिए। तो उन्होंने एक रेड कार्ड बना दिया और ये कह दिया कि जो लाल कार्ड होगा वो केवल 60+ वालों को मिलेगा और सफेद कार्ड बाकी जनरल को मिलेगा, और रेड जिनके पास ये गुलाबी कार्ड है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये डॉक्टर पंत ने लोहिया इंस्टीट्यूट में किया था, लेकिन प्रदेश में इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। एक व्यक्तिगत हॉस्पिटल में और एक व्यक्तिगत रूप से पंत जी की कृपा से ऐसा हुआ। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, एक मोबाइल वैन ऐसी हो, हमारे पास है वैन्स, हॉस्पिटल सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है, लेकिन सीनियर सिटीजन की कॉल पर वो उनके घर पर उनको अटेंड कर सके, क्योंकि वो जा नहीं सकते अस्पताल, लाइन नहीं लगा सकते, निकल नहीं सकते, बच्चे कोई है नहीं, परिवार में अकेले रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको घर पर ही, उनके बेड पर ही उनकी चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता। तीसरा आर्थिक व्यवस्था है, सरकार ने ये व्यवस्था की
जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार ने कुछ बातें 1000 रुपया वो वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ये बढ़ा करके 3000 कर दिया जाए। 1000 का कोई मूल्य नहीं है, वो शासन के विचार में है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो हाईएस्ट लेवल के लोग, चाहे जितना पैसे वाला हो, चाहे जितने पावर वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, हर वर्ग पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है वो है एकाकीपन, अकेलापन। और मुझे अभी पीजीआई के एक डॉक्टर से एक दिन चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि इसे शायद WHO ने महामारी घोषित कर दिया। जो अकेलापन है वो महामारी घोषित कर दी गई WHO। आप उसकी कितनी बड़ी गंभीर परिस्थिति है और कितना बड़ा विकराल रूप है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मैं छोटा सा उदाहरण, मेरे एक डॉक्टर बगल में हैं, मेरे अपने परिचित हैं, सब कुछ है। वो डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से रिटायर हुए, आज वो एकाकीपन से जूझ रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर कब मुझे उठाओ, कब उठाओगे। एकाकीपन का ये है। एकाकीपन से कितना डिप्रेशन में आदमी होता चला जा रहा है निरंतर, और उसके लिए मैम सबसे बड़ी जरूरत हमें अपने नगर निगम, नगर पालिकाएं या जो भी संस्थाएं इस तरह की हैं, उनमें सीनियर सिटीजन्स के बैठने की व्यवस्था, ये नीति जो भी मैं कह रहा हूं, ये नीति में ऑलरेडी निर्देशित कर दिया गया, लिखा पढ़ी में आदेश है इसके, लेकिन काम नहीं हुआ। जितने भी नगर निगम और नगर पालिका और जो भी संस्थाएं हैं, उनके अपने अपने सब जगह, हर शहर में, हर जिले में, एक शहर में कई जगह मोहल्लों में ये व्यवस्थाएं हैं जहां उनके लिए स्थान है। उसमें वो शादी की बात करते हैं या और अन्य कार्यकलापों की बात करते हैं। उन्हीं स्थानों में कोई अलग से पैसा लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई बजट की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं स्थानों पर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए डे केयर सेंटर्स बना दें और उन डे केयर सेंटर्स में थोड़ा से फंड की आवश्यकता है कि वहाँ एक टीवी, कुछ किताबें, कुछ अखबार, वो व्यवस्था हो जाए, 10, 20, 50 कुर्सियाँ लग जाएं और वो लोग बैठ करके अपना दिन काट सकें। वहाँ 4 लोग बुजुर्ग बैठ करके आपस में बात कर सकें और वो अपना डिप्रेशन दूर कर सकें। यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा और इसके लिए सरकार को बहुत बड़े पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं। ये समाज की और सरकार के दायित्व की बात, इसमें एक फंड इकट्ठा करने की बात आई है जिसमें सरकार का 5 करोड़ रुपया देगी सरकार और बाकी लोगों से वो सहयोग ले करके और एक फंड बना करके और बुजुर्गों के लिए कहाँ पैसे की आवश्यकता है उस पर भी विचार होगा। ये कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग में चल रहा है, लेकिन बहुत बड़े जागरूक होने की आवश्यकता है, बहुत बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। इसके लिए मैं शासन प्रशासन दोनों से बार बार अनुरोध करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा कि हम बुजुर्गों को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हम हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमारे इस एकाकीपन को दूर करने की व्यवस्था करें। अंतिम बात मैं अपने साथियों से करना चाहूंगा, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम शासन से ही मांगेंगे, प्रशासन से ही मांगेंगे या समाज से ही मांगेंगे, इसलिए कि हमें पहले से ही बहुत कुछ मिल चुका है और आज भी मिल रहा है। ईश्वर ने हमें आज भी सांसें दी है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ईश्वर का ही दिया हुआ पानी हमें मिल रहा है जिस पर हम जिंदा हैं, उसी का दिया हुआ भोजन हमको मिल रहा है जिस पर हम जिंदा हैं। हम कर्जदार हैं उस ईश्वर के और समाज के जहां से हम अभी चल रहे हैं। हमने जीवन भर लेने की बात की है, अब हमारा समय देने का है। हमें देने की बात करनी चाहिए, लेने की बात हमको अब नहीं करनी चाहिए।
शासन, प्रशासन, समाज हमें दे दे, हमारा सम्मान करे। नारा तो हमारा यही है कि हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं समाज को, इसके विषय में कुछ 4 पंक्तियां आपके लिए हैं। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी। ध्यान रखिएगा इसको। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, ये लेखा जोखा तो बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी। इस भागदौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं है। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं है। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, औरों की पीड़ा देख समझकर कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी। मेरी खुशियां, मेरे अपने, मेरे सपने, मेरे बच्चे, ये करते करते शाम हुई। इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि शाम ढले, कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है अपने साथियों से कि ये संदेश आप सबको अपनी संस्थाओं में पहुंचाएं। हम समाज के लिए क्या करें, ये हमको सोचना है, और ये हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। ये हमारा दायित्व है और ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने लिए करते हैं। अब दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना। एक बार मैं सारा इंडिया के हेल्पेज इंडिया के सभी साथियों को, विशेष रूप से AK सिंह साहब हेल्पेज इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समय दे दिया बोलने का। मैं सोच रहा था कि शायद कोई टोकने वाला आने ही वाला होगा बीच में, बहुत देर से बोलता जा रहा हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। धन्यवाद इसके लिए भी बहुत बहुत। और विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों का मैं आभारी हूँ, उनका नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर स्थान और इतनी सुंदर व्यवस्था दी हमें। और समाज कल्याण विभाग के प्रोफेसर साहब से मेरी इस विषय पर उनके चैम्बर में ही थोड़ी सी चर्चा हुई कि साहब कुछ काम करिए, विद्यार्थियों के माध्यम से किसी तरह से भी समाज में वो जागरूकता लाई जाए कि हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान, ये हमारा संदेश पूरा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।